उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीतापुर के हर गांव सीएचसी में नवजात शिशु और उसकी मां को फर्श पर लेटाने के वायरल वीडियो के मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस मामले में सीएचसी अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही 2 स्टाफ नर्सों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने फेसबुक पेज पर सीतापुर की इस घटना और उस पर की गई कार्रवाई को लेकर के अपडेट दिया। खबर बलिया से है। बलिया के बांसडी विधानसभा से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे किसी मस्जिद का बताया जा रहा है, जिसमें वो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। यादव जी का यही सोच है और उनके कार्य करने की शैली भी यही है और यही विडंबना भी है कि वह क्या संदेश प्रदेश को देना चाहते हैं। एक तो जब भी इन लोग किसी भी तरह का कोई काम करते हैं या इनकी पार्टी कोई काम करती है तो प्रदेश को विभाजित करने का ही काम करती है ये। और जिस तरह ये मंदिर मस्जिदों का ये इस्तेमाल करते हैं या भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करती है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आप किसी धर्म विशेष को आप खुश करने के लिए इस स्तर तक गिर जा रहे हैं कि आप इस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे गंदी राजनीति कहाँ आपको देखने को मिलेगी और इससे खुली राजनीति देखने को कहाँ मिलेगी कि कैसे अपीजमेंट किया जाता है एक धर्म विशेष का। आप यही तो मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रदेश में जब आपकी सरकार आएगी तो आप कैसे एक धर्म विशेष के पूजा स्थल को या उस धर्म विशेष के व्यक्तियों को आप कैसे बढ़ावा। मथुरा जिला कारागार अब सिर्फ एक जेल में रह करके कैदियों और बंदियों के लिए एक प्रशिक्षण और सुधार केंद्र बन गया है। यहां कैदियों को न सिर्फ केवल हुनर सीखने का मौका मिल रहा है बल्कि उन्हें अपने काम के लिए भुगतान भी किया जा रहा है ताकि रिहाई के बाद वो सम्मानजनक जीवन जी सके। कारागार प्रशासन बंदियों और उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विभिन्न काम उनको सिखा रहा है। इसमें महिला कैदी विशेष रूप से राखियां और भगवान श्री कृष्ण की पोशाकें बनाने में पारंगत हो रही हैं। वो न केवल खुद सीख रही है बल्कि कई नई महिलाओं को भी ये कारीगरी सिखा रही है। इस पहल का उद्देश्य कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। हमारे संवाददाता गजेंद्र चौधरी ने खास बातचीत की है मथुरा जिला जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग से। सुनिए। नमस्कार, इस समय मैं हूँ मथुरा जिला कारागार में। यहाँ मेरे साथ मथुरा जिला कारागार के सुप्रीडेंट मेरे साथ में हैं। हम बात करेंगे मुख्य मुद्दों पर। जेल में भी जो कैदी हैं उनके सुधार के साथ साथ उनको ऐसी शिक्षा दी जा रही है, कभी वो बाहर जाएंगे तो एक टेक्निकल, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की पोशाकें, यहाँ पर जो राखी, जो रक्षाबंधन आने वाला है अभी हाल ही में, वो राखियाँ और तमाम तरह की उनको शिक्षा टेक्निकल दी जा रही है। हम बात करेंगे जेल के सुप्रीडेंट जो हैं हमारे साथ में हैं, जानेंगे किस तरह ये राखियाँ बनाते हैं, किस तरह ये पोशाकें तैयार करते हैं और किस तरह इनको ये शिक्षा दी जाती है। जिला कारागार मथुरा में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। इसी क्रम में अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो हमारे द्वारा इस बार जिला कारागार मथुरा के बंदियों को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। अब उनके द्वारा राखियां तैयार की जा रही हैं। इस बार राखी बनाने की विशेषता ये है कि एक जापानीज टेक्निक क्रोशिया के माध्यम से राखियां बनाई जा रही हैं और इसके अतिरिक्त उसको इको फ्रेंडली बनाने के लिए उसमें बीजों का इस्तेमाल किया, सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो जब वो उसको हम डिस्पोज ऑफ भी करें तो उसमें जो है एक पौधा निकल करके आए। तो हमारा मोटिव यही है कि जो जिला कारागार मथुरा के बंदी हैं उनकी तरफ से एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैसेज दिया जा रहा है सोसाइटी को। इसके अतिरिक्त आपने जो बात की कि पोशाक बनाने का कार्यक्रम, पोशाक का प्रशिक्षण यहाँ पे जो है बंदियों को जो है 12 महीने दिया जाता है और मथुरा ज़िले का जो ओडीओपी प्रोडक्ट है वो भी कान्हा जी की पोशाक ही है। उसी के तहत यहाँ पर भी पोशाक का निर्माण हमेशा चलता रहता है। अभी जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी को देखते हुए हमारा प्रयास ये है कि विभिन्न मंदिरों में भी जो है बिहारी जी की, कान्हा जी की जो पोशाक है वो हमारी जिला कारागार मथुरा से बनी हुई पोशाक जो है वो वहाँ पर जो है भगवान के चरणों में वो भी भगवान को मंदिरों में भी वो पोशाक दी जाए वहाँ पे भी। अच्छा सुप्रीडेंट साहब, एक लोगों की भावना जिस तरह की होती है कि वो जेल में है
और जेल में रहकर कुछ लोग बिगड़ जाते हैं या कुछ लोग बनकर आते हैं, तो वो लोग इस तरह के जो मैसेज होते हैं, इस तरह की जो आपके प्रश्न दे रहे हैं आप, इस तरह को लेकर के वो बाहर जाके क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या ऐसा मिलता है? और दूसरा इसमें ये जुड़ जाता है कि कुछ ही कैदी होते हैं इस तरह के जिनको आप ये प्रश्न देते हैं या सभी को इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं? देखिए, आजकल जो जेलों का कॉन्सेप्ट है उनको सुधार गृह की तरह देखा जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे, जितना हमारा प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बंदी भाई और बहनें हैं उनको किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि जब भी वो यहाँ से छूट के जाएँ, यदि उनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं है तो यहाँ से सीखा हुआ जो हुनर है उसको इस्तेमाल करके वो अपनी आजीविका का साधन उसे बाहर बनाएँ। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारी ऐसी केस स्टडी भी है जिन्होंने यहाँ पर रहकर हथकरघा में साड़ी बनाने का काम सीखा या फिर पोशाक बनाने का काम सीखा और बाहर जाके उसे ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। और बात रही कि बंदी जो हैं उनको कैसे इन्वॉल्व रखा जाए, तो हमारे पास वेरियस वेज़ हैं, वेरियस मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम उनको इन्वॉल्व रखते हैं। और जैसे कि एक खेल-कूद एक अच्छा माध्यम है। हमारे द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की जो है लीग्स करवाई जाती हैं, जैसे क्रिकेट लीग, बैडमिंटन लीग, वॉलीबॉल लीग। उसी के साथ-साथ योगा प्रतिदिन करवाई जाती है, ओपन जिम भी है जिला कारागार मथुरा में। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि बंदियों को किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व रखें, ताकि उनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो कम हो और वो जब यहाँ से बाहर छूट के जाएँ तो वो समाज की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ सकें। अच्छा, सुप्रीम साहब, एक और चीज़, जिस तरह आपके यहाँ पर ये पोशाक बनते हैं या राखी बन रही हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरह बाहर जाता है और किस तरह उसको आपको? जी, जो पोशाक जो बन रही है ये जॉब वर्क पे काम हो रहा है। तो विभिन्न जो भी दुकानें हैं अपना रॉ मटेरियल हमें उपलब्ध कराती हैं और जो है हम उसे वैल्यू एडिशन करके वो जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट उन्हें रिटर्न कर देते हैं। और वो जो हमें जो वैल्यू एडिशन हुआ उसके वेजेस जो हैं वो हमें हमारे बंदियों को वो पे कर देते हैं वेजेस के रूप में। तो ये थे हमारे साथ जेल अधीक्षक मथुरा, जिन्होंने बताया किस तरह जो बंदी भाई हैं, बहन हैं यहाँ पर, किस तरह ये सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं और विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। जब जैसे विकास मैंने इसलिए सब जोड़ा है, जब ये बाहर जाएंगे तो इसी चीज़ों के माध्यम में, मेरे सामने राखियाँ हैं, देखिए किस तरह की राखियाँ हैं, इन्हीं चीज़ों को सीख करके इसी को अपना ये रोजगार बनाएंगे और आगे भविष्य में उससे 2 पैसे कमाएंगे और अपने बच्चों का अपना पालन पोषण कर सकेंगे और क्राइम की तरफ या जिस अपराध की वजह से वो जेल में आए उसकी वजह से दोबारा जेल नहीं आएंगे। तो मैं था आपके जौनपुर के शिव गोविंद महाविद्यालय में एक समारोह में प्रगतिशील किसान अनिल यादव को सम्मानित किया गया। उन्हें हाल ही में लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित आम महोत्सव 2025 में उनकी विभिन्न प्रकार की आम की बागवानी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था। इस महोत्सव में प्रदेश भर से लगभग 800 प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। महाविद्यालय के डायरेक्टर और पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव ने उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर के बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राज बहादुर यादव और सपा नेता राहुल त्रिपाठी ने भी अनिल यादव को जनपद का नाम रोशन करने के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ विद्यालय महाविद्यालय परिवार के प्राचार्य और सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए यहाँ के छात्र और छात्राओं बच्चों को अपनी शुभकामना देते हुए विशेष रूप से पत्रकार बंधुओं का विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा। दोस्तों, अभी संचालक कुशल संचालक के रूप में भाई शैलेश जी ने जिस तरह से कार्यक्रम को एक विशेष रूप दिया। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव और हरदोई नगर पालिका से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे रामज्ञान गुप्ता ने हरदोई में कई वर्षों से बंद पड़े म्युनिसिपल पालिका, इंटर कॉलेज, कृषि महाविद्यालय और कृषि बाजार को लेकर के प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन्हें जल्द चालू नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। रामज्ञान गुप्ता ने बताया कि म्युनिसिपल बालिका इंटर कॉलेज सर्कुलर रोड पर 12 जून 2017 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन लगभग 7 सालों से इस पर ताला पड़ा हुआ है। उन्होंने कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी दिया ताकि छात्राओं को शिक्षा मिल सके। इसी तरह बिलग्राम चुंगी स्थित कृषि महाविद्यालय की बिल्डिंग भी बनकर तैयार है, लेकिन वो भी बंद पड़ी हुई है। हमने सर्कुलर रोड स्थित
बाबा मंदिर मोड़ है, उसके सामने एक नगर पालिका द्वारा बालिका इंटर कॉलेज 2017 में बनाया गया था। इस बालिका इंटर कॉलेज के नाम पर हरदोई के सत्ताधारी नेताओं ने, दल बदलू नेताओं ने, नगर पालिका अध्यक्ष ने पता नहीं कितने रुपए का घोटाला किया है फर्नीचर के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर, लेकिन अभी तक ये बालिका इंटर कॉलेज चालू नहीं हुआ। शामली में पुलिस और बावरिया गैंग के बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। ये बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि उसके दूसरे साथी को पुलिस ने पीछा करके धर दबोचा। ये मुठभेड़ झिंझाना पुलिस के द्वारा कैराना मार्ग पर की गई। पुलिस के अनुसार ये दोनों बदमाश डकैती और चेन स्नेचिंग सहित आधा दर्जन से अधिक मामलों में वांछित चल रहे थे और मुंबई तक लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। मुठभेड़ में घायल बदमाश संजू को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध असलाहा भी बरामद किया है। 2024 में एक मुकदमा लिखा गया था 212/24। उसमें एक अभियुक्त था संजू, ये भूत स्वर्गीय मुकेश निवासी अलाउद्दीन और झिंझाना थाने का ये उसमें अभियुक्त था। इसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज ये जानकारी झिंझाना पुलिस को प्राप्त हुई कि ये पुनः कोई घटना करने की फिराक में है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस जगह पे ये लोग गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे कि यहाँ से गाड़ी से कहीं जाते। उनके साथ एक और अभियुक्त था, वो भी अंतर्राज्यीय अभियुक्त है। बेसिकली ये दोनों बावरिया गिरोह के हैं। और चलिए अब रुख करते हैं गाजियाबाद का। गाजियाबाद के ब्रिज विहार स्थित मानसी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हथियारों से लैस दो बदमाशों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी लूट ली। घटना का पूरा वाकया दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो आप तस्वीरों में भी इस समय देख सकते हैं। ये वारदात दोपहर करीब 3:30 बजे हुई, जब दुकान मालिक शौचालय गए हुए थे। दुकान के अंदर उनके बेटे शुभम वर्मा और एक कर्मचारी मौजूद थे। तभी स्विगी और ब्लिंकिट लिखी टी शर्ट पहने दो बदमाश दुकान में घुस आए। बदमाशों ने अपने पहले कर्मचारियों को धक्का दिया और फिर पिस्तौल दिखा करके सभी को धमकाया और गहनों को बैग में भरना शुरू कर दिया। रोकने की कोशिश करने पर उन्होंने अपनी पैंट में रखी हुई बंदूक बाहर निकालते हुए गालियां भी दी, धमकाया भी गया, ये भी बताया गया है, जिससे कि कर्मचारी दहशत में आ गए। घटना ये थी कि भैया दो आदमी, ये मेरे जीजा जी लगते हैं, मानसी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है इनकी। तो ये वॉशरूम करने गए थे। वॉशरूम करने गए तो वो लड़के दोनों इनके पीछे गए, इनकी रेकी करी गई थी। तो वॉशरूम पीछे गए इनके, तो फिर वो वापसी आए। इतने में 5-6 मिनट में उन्होंने लड़के को धक्का दिया, जो एक लड़का यहाँ काम करता है, उसे धक्का दिया। तमंचे की नोक पे इन्होंने काम करा है, सारा इनका लूट के ले गए चांदी। थाना क्षेत्र लिंक रोड में चौकी ब्रिज विहार में शाम करीब 4 बजे वादी द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि करीब 3:30 बजे दोपहर को दो बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके ज्वेलर्स के दुकान में घुस के उसके नौकर को हथियार दिखा के करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ये लूट के चले गए। सूचना मिलते ही तुरंत ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाके निरीक्षण किया और उसमें उसके बाद 6 टीमों का गठन करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास जारी किए गए हैं। वादी द्वारा तहरीर दी। वहीं गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 2017 में अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि उसके पिता को भी मामले में 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता ने अपने माता पिता के घर लौटने पर अपने चचेरे भाई के इस जघन्य अपराध के बारे में बताया था। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी और शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पॉक्सो प्रथम गाजीपुर के न्यायालय से मामला आया है। इसमें दिलदार नगर थाने का एक प्रकरण था, जो 2 मार्च 2019 की घटना थी। उसमें पीड़िता के बगल के ही कहे, उसके संबंधी कहें या जो कि पड़ोस के चाचा जान और भाईजान 2 लोग थे। उसमें उसके भाईजान जो चाचा के लड़के थे, वो क्या काम किए कि दिन में 11 बजे के करीब अपने छत पर से कूद के पीड़िता के घर में आ गए। पीड़िता के माता पिता और भाई डेरे पर काम करने चले गए थे। पीड़िता अकेले घर में थी, उसके साथ वो जबरदस्ती बलात्कार किए।
मुरादाबाद में एक चौंकाने वाले हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 लड़कियों और 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ये गिरोह भोले भाले और पैसे वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठता था। पुलिस ने गिरोह के पास से 40,000 रुपए नगद और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस की टीमें फरार हुए 2 अन्य साथियों को भी जल्द से जल्द हिरासत में लेने के प्रयास में जुटी हुई है। थाना सिविल लाइंस में एक हनी ट्रैप का मामला प्रकाश में आया है। बेसिकली ठाकुर द्वारा, अपने जनपद के ठाकुर द्वारा के एक रहने वाले रुद्र किशोर जी हैं। उनको कुछ लोगों ने मिलकर अपने जाल में फंसाया। बेसिकली उनका एक रिलेटिव है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ सोनू शर्मा है। उसने उनका नंबर एक महिला को दिया, जो महिला पहले से उनके नेटवर्क की थी, यानी जितेंद्र शर्मा के नेटवर्क की थी। और उस महिला ने उनको फ़ोन करके पहले उन लोगों ने एक अपने आप से बातचीत करके अपना नज़दीकियाँ उनकी बढ़ाई, और उसके बाद उनको काशीपुर में एक उन लोगों की मुलाकात हुई। और काशीपुर की मुलाकात के बाद ये पुनः कल उनको यहाँ बुलाया। इसमें एक महिला ने उनको यहाँ बुलाया और बुला करके किसी अपने दूसरे महिला के घर पे लेकर गई। 2 महिलाएं वहाँ पहुँची और उसके बाद उनके साथ आपस में वो उनके साथ उनको पकड़ने लगी। तभी जो इस गैंग के अन्य सदस्य हैं, इसमें राहुल शर्मा, एक राधेश्याम शर्मा, ये जो जितेंद्र है, ये सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ उनकी वीडियोस बना ली और वीडियोस बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करने लगे। धमकाने लगे, पैसे मांगने लगे। बस मेरा कुछ मैं जानता भी नहीं। अच्छा, कितने पैसे मांगे आपसे? क्या रकम क्या मांगी? 10 लाख। 10 लाख। किसी तरह कोई वीडियो वगैरह बनाई हो, कुछ किया? पूरी बात बताइए। धोखा दे रहे थे, हम बनाई नॉर्मली जैसे बैठे थे ऐसे। अच्छा, मेरा तो फिर आपने क्या किया? तो कार से मुझे ले गए यहाँ, मुझे जा रहे थे तो मैंने पुलिस को देख कर हंगामा चाहा तो पुलिस आगे मेरी मदद। अच्छा, श्रावस्ती जिले के जमुनहा ब्लॉक क्षेत्र के कुंडा गांव में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में भयंकर गंदगी पसरी हुई है और रास्तों पर निकलना भी दूभर होता जा रहा है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्राम प्रधान के द्वारा नालियों की सफाई तक नहीं करवाई गई, जिसके कारण घरों से निकलने वाला पानी रास्तों में जमा हो जाता है। इस पानी के कारण आए दिन बाइक सवार और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं। कई बाइक सवार और स्कूली बच्चे तो इस रास्ते पर गिर करके चोटिल भी हो जाते हैं। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। ये पूरा मामला श्रावस्ती का है, जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा नालियों की सफाई नहीं कराए जाने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोगों की काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि लोगों की समस्याओं का समाधान कब होता है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।